बेटा आज का जो आपका नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिसर्च के ऊपर, यानी कि अनुसंधान के ऊपर कि अनुसंधान का मतलब क्या होता है। तो उसी को जो है डीपली पढ़ेंगे कि अनुसंधान क्या होता है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपली अगर हम अनुसंधान के बारे में देखें तो अनुसंधान क्या होता है, रिसर्च यानी कि एक ज्ञान की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी तथ्य या विचार वगैरह दिए हुए हैं ना, उन सबके पीछे का रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मीन्स मेनली अगर हम देखें तो किसी भी समस्या के पीछे का समाधान यानी कि उसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम निकालेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस तरीके से जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब रिसर्च के अंतर्गत आ जाता है। सही है। तो अब हमें जो है यहाँ पर तो जो पहला क्वेश्चन है अनुसंधान, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उद्देश्य और महत्व क्या है, ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ जो है इंपॉर्टेंट काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसको डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अनुसंधान की काफ़ी डेफिनेशन भी होती हैं अलग अलग, लेकिन सिंपली अगर हम पहले जानना चाहें कि अनुसंधान अपने आप में क्या है, तो विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्योंकि अनुसंधान की वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, समस्याओं के पीछे का जो कारण है, उनके पीछे का जो रीज़न रहा है और उनको किस तरीके से सॉर्ट आउट कर उनको आगे तरीके से जो है ठीक करना है या फिर शिक्षा में उसका इस्तेमाल करना है, या उनके पीछे की चीज़ें जो हैं हम पता लगा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें किससे पता लगती हैं, सिर्फ और सिर्फ अनुसंधान से पता लगती हैं। और अनुसंधान के लिए हम किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो कि PhD स्कॉलर हो और जिनने PhD की हुई है, जो सिद्धांतों के बारे में, तथ्यों के बारे में और विचारधाराओं के बारे में ऑलरेडी जानता हो, क्योंकि तभी वो उसके पीछे का जो है रीज़न फाइंड आउट कर पाएगा। रिसर्च का मतलब ही यही है यहाँ पर कि हम जो है पीछे के रीज़न के बारे में पता लगा रहे हैं, ताकि जड़ से उस रीज़न को ख़त्म कर सकें और नवीन ज्ञान की तरफ हम अपना जो है मुँह लेके जा सकें, यानी कि हम एक ऐसी राह पर जाएँ जो कि नवीन ज्ञान को लेकर जा रही है, एक नई शिक्षा पद्धति को जो है उजागर करेगी, यानी कि बनाएगी। अर्थ क्या होता है, कहने अनुसंधान द्वारा उन मौलिक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है जिनका उत्तर अभी तक उपलब्ध नहीं है। मतलब हम ऐसी चीज़ों का उत्तर देना चाहते हैं जिनका आंसर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बात कही हुई है, अगर अदर थिंग और कुछ नहीं है। यानी कि मान लो हाइपोथेसिस या फिर अजम्पशंस जो भी हमें दिए हुए हैं, उनके पीछे का क्या रीज़न रहा होगा, किस तरीके का रीज़न रहा होगा, किस तरीके से वैज्ञानिकों ने उस बात को बोला है, तो बोल कर वो चले गए, उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, उन्होंने किसी बात के, किसी तथ्य के बारे में कोई चीज़ बताई नहीं थी, तो किस तरीके से वो चीज़ों को बताएंगे या फुलफ़िल करेंगे, उन सारी चीज़ों का पता हमें किससे पता लगा पाते हैं, हम अनुसंधान के थ्रू ऐसी चीज़ों का जो है हम पता लगा सकते हैं। अब ये जो अनुसंधान होता है, इसका अगर हम सिंपली अर्थ देखें तो वो होता है रिसर्च, यानी कि दोबारा से आप किसी चीज़ की खोज में लग जाओगे। यहाँ पर ना खोजना शुरू करते हैं, जवाबों को खोजना शुरू करेंगे, समस्याओं के पीछे के कारण को खोजना शुरू करेंगे, किस तरीके से समस्या का कौन सा समाधान करना है, उन समाधानों को खोजना शुरू करते हैं। विचारधाराओं को, तथ्यों को समझाने, परसेप्शन बनाने, प्रत्यक्षीकरण करने के पीछे की जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है अनुसंधान में, शोध कार्य है। कार्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर आपके पास ना टीम होती है, बिना टीम के आप कोई भी शोध कार्य कर नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि आपको जगह जगह जाना पड़ेगा, डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप किसी चीज़ का जो है अनुसंधान कर पाते हैं, यानी कि उसकी रिसर्च कर पाते हैं। रिसर्च बिना तत्वों तो हो ही नहीं सकती। आपके पास किसी चीज़ का पर्टिकुलर ना कोई लैंग्वेज, कोई स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसी स्टेटमेंट के पीछे तो आप उसके रीज़न के पीछे भागोगे। अगर आपके पास मान लो कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो बिना उद्देश्य के प्राप्ति हेतु तो आप किसी चीज़ का रिसर्च कर नहीं सकते, यानी कि उसका अनुसंधान कर नहीं सकते। अब इसकी अलग अलग जो है भाषाएं, जैसे कि मोनरो ने दिया, मोनरो ने बोला कि अनुसंधान की परिभाषा समस्या समाधान के अध्ययन विधि के रूप में दी जा सकती है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या है, किसी समस्या के समाधान की विधि का अध्ययन करना होता है कि किस तरीके से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सही है। या वो प्रॉब्लम एक्चुअली में अपने आप में उत्पन्न किस वजह से हुई है, ऐसा कौन सा रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम बन पाई, उजागर हो पाई। अगर ऐसा कोई रीज़न ही हम पकड़ लें कि हाँ भाई ये, अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लो कि कोरोना चल रहा है, अब कोरोना के पीछे का अगर हम रीज़न फाइंड आउट कर लें, कोरोना फैल किस वजह से रहा है, तो ऑब्वियस बात हम कोरोना को बहुत जल्दी रोक लेंगे। तो इसी तरीके से अनुसंधान का मेन मोटिव यही होता है कि जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनके पीछे की समस्या आखिर है क्या, एक्चुअल में उनका कारण क्या है, उसको डीपली पता लगाकर उसके पीछे के सारे रीज़न को जो है वो वहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है। ये वाली चीज़ होती हैं यहाँ पर। सही है। तो इसकी परिभाषा दी हुई है कि ये जो है समस्या समाधान के अध्ययन विधि के रूप में दी जा सकती है। सही है। जिसके समाधान आंशिक या फिर पूर्ण तथ्यों के ऊपर जो है आधारित हो सकता है। जो भी हमें नॉलेज प्रीवियस ऑलरेडी है, उसी के बेसिस पर हम कोई ना कोई जो है रिसर्च करते हुए नज़र आएंगे। अगर हमारे पास कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है, प्रीवियस डाटा नहीं है, तो हम किसी पर्टिकुलर चीज़ पर रिसर्च नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग डेफिनेशन इसकी दी हुई है। देखो इस पूरे पेज पर जो है डेफिनेशन ही डेफिनेशन है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके निष्कर्षों की उपयोगिता हो और ज्ञान वृद्धि की जा सके, है ना, प्रगति की जा सके, नवीन ज्ञान का विकास किया जा सके और नई शिक्षा प्रणाली को भी जो है लागू किया जा सके। क्योंकि हम यहाँ अनुसंधान पढ़ रहे हैं तो अलग से अनुसंधान नहीं पढ़ रहे हैं, शिक्षा के अंतर्गत ही उस अनुसंधान को पढ़ेंगे। तो शिक्षा में किस तरीके से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, किस तरीके से वो चीज़ें जो हैं रिलेट कर सकती हैं, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में हम यहाँ पर कर सकते हैं। प्लस ये जो अनुसंधान होता है वो वर्गीकरण और तथ्यों को जो है सामान्यकरण करने का भी एक अपना जो है एक तरीके की विधि है। तो इसमें बहुत सारी
डेफिनेशंस हैं, आप कोई सी भी डेफिनेशंस को याद कर लें। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में कि अनुसंधान जो है अपने आप में इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी जो विशेषता है वो क्या है। तो अनुसंधान सबसे पहली चीज़ तो वैज्ञानिक तौर पर एक प्रवृत्ति होती है, वैज्ञानिक अन्वेषण की पद्धति है, क्योंकि यहाँ पर केवल वही व्यक्ति जो है रिसर्च करता हुआ नजर आएगा जो कि वैज्ञानिक है, यानी कि जिसके पास PhD की डिग्री है। ऐसा कोई भी व्यक्ति उठकर जो है रिसर्च नहीं कर सकता, अनुसंधान नहीं कर सकता। अनुसंधान करने के लिए काफ़ी स्टेप्स होते हैं, उसको फॉलो किया जाता है, अदरवाइज़ उससे पहले कोई भी अनुसंधान को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद अनुसंधान का उद्देश्य होता है पर्टिकुलर सीमित सीमा के अंतर्गत या फिर सीमित समस्याओं का समाधान ढूंढना, उनके पीछे का कारण ढूंढना, महत्व ढूंढना। सही है। अनुसंधान जो है संबंधित आंकड़ों का भी वर्गीकरण करता है, उसका सामान्यकरण भी करता है, और ये जो है आधारित ज्ञान पर ही आधारित होता है। जो ऑलरेडी प्रीवियस नॉलेज दिया हुआ है, जो डाटा दिया हुआ है, उसके ऊपर ही आधारित होगा आपका जितना भी अनुसंधान होगा। अब अनुसंधान के कुछ फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म्स के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी होती हैं, लेकिन हमें उद्देश्य दिए हुए हैं। तो पहला उद्देश्य होता है ज्ञान का विकास करना। वो भी कौन सा ज्ञान? नवीन ज्ञान का विकास करना। नवीन मतलब कि नवीनतम, यानी कि न्यू कल्चर पर या फिर न्यू एरा पर जो नया ज्ञान विकसित किया जा रहा है, जो प्रीवियस जो थ्योरीज हैं उनको किस तरीके से मॉडिफाई करके हम पढ़ा रहे हैं, या फिर आगे जाने के टाइम पर वो थ्योरीज किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएंगी अपने आप, या हम किस तरीके से उनमें से कोई नई चीज़ की खोज कर सकते हैं। क्योंकि देखो अनुसंधान क्या होता है, ये डिस्कवरीज करने के लिए ही हेल्पफुल है। तो ये जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करोगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ नया ऐसा ज़रूर पाओगे जो कि पुराने में नहीं था। सो ये समस्याओं का समाधान करता है, समस्याओं के पीछे का जो है रीज़न ढूंढने की कोशिश करता है, प्रश्नों के उत्तर देता है। सो ये संबंधों की खोज करता है, तथ्यों की खोज करता है, और जितनी भी पारंपरिक चीज़ें हमारी दी हुई हैं उसके प्रति जाँच भी करता है। सो ये अनुसंधान के थ्रू ही हम प्रीवियस चीज़ों के प्रति जो है जाँच वगैरह कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर जो है हमारे पीछे ये भागीदारी कर रहा है। सही है। नेक्स्ट जो है इनमें से ये जो है 6 चीज़ें दे रखी हैं, 6 पॉइंट आप याद करके इसके अंदर की चीज़ें आप लिख सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, आपको जहोदा का स्टेप्स आप केवल याद रख लेना। 4-5 स्टेप्स में उन्होंने चीज़ें खत्म कर दी हैं कि क्या क्या किस तरीके से अनुसंधान में स्टेप्स लिए जाते हैं। तो सबसे पहले निर्माण किया जाता है उद्देश्यों का, उसके बाद जो है अध्ययन किया जाता है, उसके बाद जो है संकलन विधि बनाई जाती है। संकलन विधि का मतलब क्या होता है कि जितना भी डाटा अब आपने कलेक्ट किया है उसको संकलित करोगे और उससे एक परसेप्शन बनाओगे और उसका एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दोगे। फिर परिणाम देखते हो कि परिणाम क्या हुआ है, तो परिणाम को प्रस्तुत करते हो। प्रस्तुत मतलब किस तरीके से आप जो है समाज के सामने उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। सो ये ऑब्जर्वेशन है एक तरीके से, किस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद है प्राप्ति परिणामों के निष्कर्ष का व्याख्या करना। सही है, किस तरीके का निष्कर्ष निकाला उसकी हम व्याख्या करते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। तो जो अभी हम विशेषता पढ़कर आ रहे हैं वही जो है रिसर्च की इंपॉर्टेंस होती है एक्चुअल में। पहला उसका इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा यही होता है कि नवीन वैज्ञानिक तथ्यों को उजागर करना। सही है, नवीन शिक्षा की तरफ अपना जो है हाथ बढ़ाना। तीसरी चीज़ होती है समस्याओं को समाधान करना। जीवन में, हमारे जीवन में हम किस तरीके से एक पहलू की जगह 10 पहलुओं को भी देख सकते हैं, उसकी व्याख्या करना। ऑब्जर्वेशन करना, लोगों को ये सिखाना कि किस तरीके से आज के युग में भी प्रशासन अपने तरीके से काम कर पा रहा है। अनुसंधान जो है वो पूर्व चीज़ों को भी, यानी कि हमारी पारंपरिक चीज़ों को भी हमसे कहीं ना कहीं जोड़ता है, उनके प्रूफ और उनकी जाँच करने में भी हमें सहायता देता है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत टफ हिंदी लैंग्वेज लिखी हुई है, लेकिन आप इसको जो है अपने अनुसार ढाल लें। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि शैक्षिक अनुसंधान क्या कहलाता है। अभी अनुसंधान तो हम पढ़ आए, अब शैक्षिक वाला कौन सा है। तो शैक्षिक अनुसंधान, बस अनुसंधान में एक शिक्षा वर्ड ऐड हो गया, यानी कि यहाँ पर रिसर्च तो करेंगे लेकिन केवल एजुकेशनल चीज़ों से रिलेटेड, यानी कि स्कूल की चीज़ों से रिलेटेड, बच्चों के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने के लिए आती हैं उससे रिलेटेड, स्कूल्स में कौन कौन सा मैनेजमेंट चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि हम लीडरशिप वगैरह वाली चीज़ें पढ़कर आए थे। तो यहाँ पर वही पढ़ना है कि किस तरीके से आप जो है एजुकेशनल वे में रिसर्च करते हैं, ताकि एजुकेशनल जितनी भी मेथड्स हैं या फिर जितनी भी पद्धतियों का इस्तेमाल हम करते हैं, या फिर जिस भी तरीके से एक अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ा रहा है क्लासरूम में बैठकर, उसको किस तरीके से चेंज किया जा सके ताकि बच्चे और अच्छी तरीके से शिक्षा को ग्रहण कर पाएँ। तो इसी तरीके से ऐसा जो अनुसंधान होता है वो आपका शैक्षिक अनुसंधान कहलाता है, और ये अनुसंधान केवल शिक्षा के स्तरों को ही सुधारने के लिए किया जाता है। शिक्षा क्षेत्रों में ही इस अनुसंधान को कंप्लीट किया जाता है, इससे पहले नहीं किया जाता। सही है, इसके कुछ मानदंड होते हैं, क्राइटेरिया है, उन्हीं क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही शैक्षिक अनुसंधान किए जाते हैं। सबसे पहला है कि नवीन ज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है संबंधित आकृतियाँ, प्रकृतियाँ, इनको आपस में रिलेट करने के लिए किया जाता है। सही है, मानदंड जो है नवीन सिद्धांतों के ऊपर किया जाता है, खोज करने को लेकर ज़्यादा प्रोत्साहित देते हैं, ज़्यादा उजागर करते हैं खोज करने वाली चीज़ों को। और उसके अलावा अगर हम देखें तो इनका उद्देश्य जो होता है वो क्षेत्र शिक्षण होता है, यानी कि सिर्फ शिक्षा के क्षेत्रों में ही ये ज़्यादा एप्लीकेबल है, इसके अलावा इसका इस्तेमाल कहीं और नहीं किया जाता। वैसे तो बहुत सारे रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, अलग अलग जगहों पर अनुसंधान किया जाता है, लेकिन हमें केवल शैक्षिक पढ़ना है तो सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र पर ही इसका ध्यान रहेगा। तो इसके देखो अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ पर सीधा दिया हुआ है
कि शैक्षिक अनुसंधान वे प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार के विज्ञान को विकसित करती है और आदेश और जो है उसकी ओर निर्देशित करती है। सही है, ये जो है ध्यान देते हैं कि किस तरीके की वैज्ञानिक प्रवृत्ति बच्चों के अंदर देखने के लिए मिल रही है, शैक्षिक क्षेत्रों में देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से शिक्षण क्षेत्रों को सुधारा जा सके। किस तरीके से हम उन शिक्षण क्षेत्रों को सुधार पा रहे हैं या फिर किसके अंतर्गत हम जाकर ये सारी चीज़ों को, क्रियाकलापों को देख रहे हैं अच्छे तरीके से, वही हमारा अनुसंधान कहलाया जाता है। सही है, तो ये जो है विशेषताएं जो हैं, सही है, तो इसकी निम्नलिखित जो कुछ विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं सबसे पहले यही होती हैं कि घटना स्थलों पर जाकर ही इसकी जो है रिसर्च की जाती है। रिसर्च जो है बिल्कुल घटना स्थलों पर जाकर करी जाती है जहाँ पर समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं। इसके बाद जो है इंडिसिप्लिनरी अप्रोच के अंदर होता है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता, ये सब्जेक्टिव टाइप होता है। यहाँ पर सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, डाटाओं को कलेक्ट किया जाता है, तब जाकर देखा जाता है कि समस्या किस तरीके से उत्पन्न हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो उस कारण को ही ख़त्म करने की कोशिश ज़्यादातर रहती है। सही है, इसके बाद जो है कार्य कारण संबंधित चीज़ों से रिलेटेड करते हैं, और इसमें जो है शैक्षणिक प्रक्रियाओं को भी सुधार किया जाता है, ये इसकी विशेषता होती है। तो विशेषताएं बहुत सारी दी हुई हैं, आप 16 विशेषताएं दी हुई हैं, इनमें से आप कोई भी 8 विशेषताएं याद रख लें। जैसे यहाँ दिया हुआ है, शैक्षिक अनुसंधान में उस सीमा तक शुद्धता नहीं होती जितनी कि प्राकृतिक वैज्ञानिक संबंधित विज्ञानों में होती है। कॉमन सेंस की बात है बेटा, जो नॉर्मल रिसर्च है और जो एजुकेशनल रिसर्च है, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। तो ये नॉर्मल जो रिसर्च होती है, जो वैज्ञानिक तौर पर की जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है, उसमें डाटा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन शैक्षिक स्तर पर क्या होता है कि अगर मान लो हम किसी स्कूल में सर्वे करने के लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है स्कूल वालों ने 2 घंटे या 1.5 घंटे पहले ही स्कूल की स्थिति को काफ़ी अच्छा किया हो, तो उससे पहले क्या वहाँ पर समस्या रही होंगी या कारण रहे होंगे, वो हमें इतने अच्छे तरीके से पसंद नहीं आ पाएंगे या ना पता लग पाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती हैं। अब बात करते हैं वर्गीकरण, कितने तरीके का क्लासिफिकेशन होता है एजुकेशनल रिसर्च का। तो सबसे पहला जो एजुकेशनल रिसर्च होता है बेटा, ये शुद्धता की दृष्टि के आधार पर है। तो शुद्धता के आधार पर अगर हम देखें तो पहला होता है प्रयोगात्मक अनुसंधान, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कह रहे हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान उस अनुसंधान को कहते हैं जिसमें प्रयोगकर्ता या फिर अनुसंधानकर्ता नियंत्रित परिस्थिति में विशेष या चरों में जोड़ कर क्या करते हैं, प्रस्थनन करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और उसके प्रभाव का एक दूसरे चर पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें क्या करते हैं, जितने भी ये एक्सपेरिमेंटलिस्ट होते हैं, यानी कि जितने भी रिसर्चर होते हैं, सही है, जिनको हम अनुसंधानकर्ता बोल रहे हैं, वो क्या करते हैं, चीज़ों को, परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, और कंट्रोल में रखकर उनको मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं। और मैनिपुलेट करने के बाद क्या करते हैं बेटा, ये देखते हैं कि इनके मैनिपुलेशन की वजह से, इस स्थिति की वजह से दूसरे किसी चर पर क्या असर पड़ रहा है, तो वहाँ से वो अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। दूसरे होते हैं अप्रयोगात्मक अनुसंधान, यानी कि जहाँ पर प्रयोग नहीं किए जाते, केवल थियोरेटिकल चीज़ों पर या बाकी सारी चीज़ों पर जो है रिसर्च करके एक पर्टिकुलर डाटा दे दिया जाता है। ये एक्यूरेट नहीं होता बेटा, ये तो एक हद तक एक्यूरेट हो सकता है एक्सपेरिमेंटल, लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल वाला ज़्यादा एक्यूरेट नहीं कहा जाता है। सही, अब बात करते हैं योगदान की दृष्टि से। तो सबसे पहला होता है बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च। सही है, इसमें भी 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है ऐतिहासिक अनुसंधान, यानी कि जहाँ पर हिस्टोरिकल वे में हमारे अतीत से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। एक होता है एक्सपेरिमेंटल, जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। एक होता है फिलोसफिकल, जहाँ पर केवल हमारे दिमाग में जितनी विचारधारा आ रही है, जो हमारे नए मूल्य हैं, उन पर हम रिसर्च करेंगे। सही है, नयापन आता है। एक होता है एक्शन रिसर्च। पहला फंडामेंटल रिसर्च था, बेसिक रिसर्च जैसे हमने बोला। दूसरा था एक्शन, जहाँ पर आप पर्टिकुलर कोई एक्शन करते हुए नज़र आओगे। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल होता है, इसमें भी ऐतिहासिक होता है, लेकिन इसमें आप प्रयोग करते हुए नज़र आएंगे, आप कुछ ना कुछ एक्शन लेते हुए नज़र ज़रूर आएंगे। अब बात करते हैं नीड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। नीड क्या है भैया, ज़रूरत क्या है एजुकेशनल रिसर्च की, शैक्षिक अनुसंधान की ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है कि हमें शैक्षिक अनुसंधान करना पड़ रहा है। तो सबसे पहला क्या होता है कि एक तो ये सुविचार देना शुरू कर देते हैं प्रक्रिया को, और जो जितनी भी हमारी शैक्षिक प्रक्रिया होती है, सही है, ये सारी चीज़ों को। सही है बेटा, तो पहले तो यही हो गया कि स्वविचार की प्रक्रिया को और मानव जीवन से संबंधित चीज़ों का जो है पोषण करना होता है। सही है, दूसरा क्या होता है, वर्तमान समय में हो रहे तीव्र वैज्ञानिक और तकनीकी जितने भी विकास हैं, उनके साथ हमें जोड़ना, जितना भी परिवर्तन आया उनके बारे में हमें पता लगाने के लिए ये रिसर्च की ज़रूरत होती है। समाज शास्त्र को समझने के लिए, मनोवैज्ञानिक चीज़ों को समझने के लिए भी हमें ये जो है शैक्षिक अनुसंधान की ज़रूरत होती है। शिक्षण प्रणाली में जितना भी चेंज लाना है, उसके लिए भी हमें इसकी ज़रूरत होती है। इसी के साथ साथ शिक्षा के जितने भी क्षेत्र हैं, क्षेत्रों में किस तरीके से हम जो है चेंज लाएंगे, ताकि हम प्रजातांत्रिक चीज़ों को बनाए रखें, इक्वलाइजेशन लाएं, जिसको हम आगे अभी पढ़ेंगे, सामान्यकरण की विधि। तो इन सारी चीज़ों की वजह से नवीन नीतियों को पढ़ने के लिए, इन सब के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है बेटे, एजुकेशनल रिसर्च की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं स्कोप्स, भाई कौन कौन से क्षेत्रों में ये जो है इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला होता है ऐतिहासिक तथ्यों का महत्व जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सही है, इसलिए शैक्षिक अनुसंधान किए जाते हैं। सही है, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अध्ययन किए जा सकते हैं, शिक्षा की दार्शनिक समस्याओं को समझने के लिए किया जा सकता
आता है, स्कोप्स हैं, मतलब कहाँ कहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। शिक्षण संबंधित चीज़ों से रिलेटेड अध्ययन करने के लिए भी आप कर सकते हैं, शैक्षिक निर्देशन के लिए कर सकते हैं, गाइडेंस बनाने के लिए, अध्यापक की शिक्षा हेतु कर सकते हैं। सही है, शिक्षा के मापने के लिए अलग अलग तकनीक और अलग अलग सिद्धांतों को पता लगाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी इस फील्ड में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब काफ़ी सारी फील्ड हैं, फील्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्कोप्स के बारे में पूछ लेते हैं, एक्शन रिसर्च पर इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं भाई इक्विटी इन एजुकेशन। भाई समानता का मतलब क्या है शैक्षिक अवसरों में। तो देखो जैसे आजकल अगर हम बात करें तो मैं बार बार आपको एक वर्ड बोलती हूँ, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा। तो आजकल का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादातर किन चीज़ों पर ध्यान देता है, वो ध्यान देता है बेटा समावेशी शिक्षा पर, कि हम हर तरीके के व्यक्ति को एक साथ बिठाकर पढ़ाएं, उन्हें एक जैसा एनवायरनमेंट दें, ताकि जो भेदभाव की भावना है या जो हीनता की भावना पैदा होती है वो बिल्कुल भी भावना पैदा ना हो, समानता की भावना बनी रहे। अब इसमें हम यही समझें किस तरीके से अगर हम बात करें आवश्यकता क्यों है इतना कि समानता लाई जाए एजुकेशन के अंदर भी। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, क्योंकि शिक्षा सार्वभौमिक मानवाधिकार है। सही है, हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, गोरा हो, काला हो या फिर कैसा भी हो, उसके पास ये अधिकार है कि वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इस वजह से हमें सामान्यकरण लाना चाहिए। सही, इक्वेलिटी लानी चाहिए। समानता प्रजातंत्र की मांग है, इसके लिए भी लाना चाहिए। शिक्षा समाज में आर्थिक विकास में भी सहायक होता है। जितना व्यक्ति शिक्षित होगा वो अपनी ज़िंदगी को उतना बेहतर कर सकता है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति में ज्ञान एक अशिक्षित व्यक्ति के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा माना जाता है मनोवैज्ञानिक तौर पर। अब बात करते हैं कि शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ क्या है। इसका मतलब ये है कि शैक्षिक स्तर पर हर एक व्यक्ति को एक जैसे अवसर को एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा सके, ताकि अगर कोई लंगड़ा व्यक्ति है तो वो भी समाज में अपने आप को बाकी व्यक्तियों से अलग ना समझे, अगर कोई अंधा व्यक्ति है तो वो भी अपने आप को अलग ना समझे, अगर कोई व्यक्ति बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है ठीक तरीके से, एवरेज IQ के लेवल का बच्चा है, तो वो भी अपने आप को समाज से अलग ना समझ सके। तो इन स्थितियों को बोला गया है इक्वलाइजेशन। अब ये जो समानता है ये अलग अलग स्तरों पर दी गई है। जैसे प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ क्या है, जैसे कि राज्य 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और सामान्य शिक्षा देते हैं। सही है, तो 14 वर्ष तक की आयु के लेवल के जितने भी बच्चे हैं सबको फ्री एजुकेशन है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध धर्म से बिलोंग करता हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कुछ भी हो। मतलब आपका अगर कोई भी व्यक्ति है 14 साल का है तो आपका सरकार है वो आपके बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन फ्री में देती है 14 ईयर्स की एज तक। उसके बाद आपको पता है कि स्कॉलरशिप वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी दी गई हैं। तो समानता हर एक लेवल पर दी जाती है। अब इसकी असमानता के कारण क्या होते हैं, कभी कभी शिक्षा में असमानता क्यों देखने के लिए मिलती है, वो इसलिए देखने के लिए मिलती है कि कभी कभी क्या होता है, माता पिता गरीब है। अब जो गरीब व्यक्ति है वो डर के मारे कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है और अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगा, तो वो स्कूल नहीं भेज पाते, इसकी वजह से उन्हें दिक्कत आने लगती है। सही है, कभी कभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग और शहरी क्षेत्रों के लोगों के बीच में और उनकी विचारधाराओं के बीच में भी काफ़ी डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। इस वजह से भी हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। लड़के लड़कियों के बीच में भी आप भेदभाव तो जानते हैं, जितना ज़्यादा एजुकेशन में पढ़ा लो, लेकिन फिर भी एक सामाजिक कृतियाँ हैं जिनको हम ख़त्म नहीं कर सकते। वो समाज में कहीं ना कहीं अपना एक रोल प्ले करती ही रहेंगी, जिनको हम बोल देते हैं कि वो क्या है, आपके क्या नाम है, बायस सिस्टम हम बोल देते हैं कि पार्शियल है। अब बात करते हैं शैक्षिक अवसरों की सुझाव, हम क्या क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से इन सारे बच्चों को, हर एक बच्चों को एक जैसे अवसर वो प्रोवाइड किए जा सके, एक जैसे अपॉर्चुनिटी दी जा सके। तो हम सामान्य विद्यालय प्रणाली को इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉमन स्कूल सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं सबके लिए, चाहे वह अमीर है चाहे वह गरीब है, चाहे वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है चाहे वो कम पढ़ा लिखा है। सही है, पूरक शिक्षा कर सकते हैं, कंपेंसेटरी एजुकेशन कर सकते हैं। अगर हमें ऐसे देखने को मिल रहा है तो हम कंपेंसेट कर सकते हैं, दूसरे तबके के लोगों को कुछ सीटें आरक्षित कर सकते हैं, निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं, स्कॉलरशिप दे सकते हैं, ताकि ऐसे जो गरीब व्यक्ति है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजते रहें। सही है, सार्वभौमिक शिक्षा कर सकते हैं। सही है, संचार का माध्यम बहुत अच्छा कर सकते हैं भाई, पोस्टर्स लगवाओ, ये सब के थ्रू इनको स्कीम्स के बारे में पता लगवाओ कि भाई फ्री एजुकेशन सिस्टम है, हाँ जी आप जाकर फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं। सामाजिक संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं जी, समाज की संरचना को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, उनकी विचारधाराओं को नवीन करने के लिए हम नई नई पॉलिसीज़ का या फिर स्कीम्स को उजागर कर सकते हैं, ताकि लोगों के मध्य यानी कि समाज के भीतर ऐसी भावना पैदा ना हो। शिक्षा का सुधार कर सकते हैं, नई शिक्षा नीति लागू कर सकते हैं। सही है, महिलाओं की समानता में शिक्षा दे सकते हैं। सही है, तो कुछ हैं जो कि महिलाओं के लिए प्रावधान है, असमानता लाने में प्रावधान है, जैसे कि महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा हो सकती है। तो ये प्रादेशिक असंतुलन को दूर कर सकते हैं, सामान्य विद्यालय का व्यवस्था का विकास कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है पर्टिकुलरली जिसका इस्तेमाल हम करके
शिक्षा को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है पिछड़े वर्ग की शिक्षा, तो पिछड़े वर्ग की शिक्षा क्या है, मतलब ऐसी एजुकेशन सिस्टम को हम लागू करें जो कि पिछड़े वर्ग के लोगों को भी अपने साथ जोड़ना शुरू कर दें। विकलांगों के लिए शिक्षा, जैसे आप जानते हो कि अगर गूंगे बहरों का अलग स्कूल होता है, अंधों का स्कूल अलग होता है जहाँ पर ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो आजकल कुछ बड़े बड़े मल्टी लेवल स्कूल्स ऐसे हैं जो कि ऐसे बच्चों को लिए जो है स्पेशल बीएड के टीचर्स को हायर करते हैं, जो कि वहीं पर बैठा कर उन्हीं एनवायरमेंट में उन बच्चों को भी पढ़ा लिखाते हैं, ताकि उनके मन में ऐसी भावना ना आए कि वो समाज की जो है कृतियों की वजह से समाज से थोड़ा सा दूर हैं। तो आज तक इतनी सारी जैसे जो पढ़ाई है मैंने यहाँ पे रिवाइज कर लेना, फिर उसके बाद जो है वुमेंस की एजुकेशन के ऊपर पढ़ेंगे, अलग अलग रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, किसकी कौन सी रिपोर्ट थी और कैसे आई थी। सही बेटा?